डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कक्षा 9 विज्ञान क्लास 9th का साइंस देखेंगे, जिसमें से आप पहला चैप्टर देख चुके हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप ना उसको देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इसको भी सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उस अध्याय के जो मुख्य टॉपिक हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, जो हेडिंग हैं, उनको लिया गया है और उनके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज आप पढ़ने वाले हैं आज कक्षा 9 का विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चीज़ को आप सीखेंगे। तो उसमें सीखने से पहले पहला हेडिंग आपको पढ़ना है पदार्थ। तो पहले अध्याय में भी आपने पढ़ा पदार्थ क्या होता है, सेम वही बात यहाँ पर भी है, पदार्थ क्या होता है। और उसके बाद देखेंगे पदार्थ के प्रकार, फिर और भी जो हेडिंग है इनमें सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला हेडिंग है पदार्थ, जो कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। फिर भी इसको यहाँ पर एक बार और पढ़ेंगे। वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता है उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। वह सभी, यहाँ सभी कर लीजिए क्योंकि बेस्ट रहेगा। वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे, क्या करें, स्थान घेरे तथा जिनमें द्रव्यमान और आयतन हो उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ। जैसे आपका लकड़ी, लोहा, किताब, पेन, कलम, कुर्सी, मनुष्य, जीव जंतु जो भी है, जितने भी स्थान घेर रहे हैं और उनमें द्रव्यमान और आयतन है उसे हम कहेंगे पदार्थ। अब इस द्रव्यमान को जानना चाहते हैं, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने अध्याय 1 में बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। डियर फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पदार्थ के बारे में पता होगा। अब आप पढ़ेंगे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो दो प्रकार के, ये रासायनिक आधार पे दो प्रकार के और भौतिक आधार पे पदार्थ तीन प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक आधार पर देखेंगे तो पदार्थ दो प्रकार का, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अगर आपसे कोई पूछे पदार्थ कितने प्रकार का होता है तो आप कहेंगे दो प्रकार के, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक, अब वही आपके सामने लिखा हुआ है कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे शुद्ध पदार्थ बताओ, तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए एक बात देखने, शुद्ध पदार्थ में जो कण होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं तथा उसमें सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के। तो एक बात और ध्यान, जितने भी कण होंगे उनके रासायनिक प्रकृति समान होगा। क्या होगा, समान। तथा उसमें मौजूद, यहाँ देखिएगा मौजूद नीचे हुआ लिखा हुआ, उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ। मतलब वो पदार्थ, उस पदार्थ को आप शुद्ध पदार्थ कहेंगे जो एक ही प्रकार के कण से बना हो, एक ही प्रकार के कण से बना हो और जितने उसके सभी कण हो उसके समान प्रकृति हो, सभी समान प्रकृति के हो, तो उसे हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। जैसे देखिए सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, चूना, वॉशिंग सोडा आदि। इस प्रकार से ये ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है। अब इसे लोहा देखेंगे तो लोहा, मान लीजिए लोहा है। ठीक, अब इस लोहे को अगर तोड़ेंगे तो जो इससे बन निकलेगा वो क्या निकलेगा, लोहा ही निकलेगा। अर्थात एक ही प्रकार के कण से बना है और इसमें कोई कण नहीं है, ऐसे पदार्थों को कहते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने हो। मतलब यहाँ देखिए, दो हो या दो से अधिक हो, दो हो या दो से अधिक भिन्न प्रकार, मतलब अलग अलग कण में हो तथा उसमें मौजूद सभी कण के रासायनिक प्रकृति भिन्न हो, मतलब उसके रासायनिक प्रकृति भी भिन्न हो, उन्हें कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के कणों का मिक्सचर हो और उसमें सभी जो कण हो सबके गुण अलग अलग हो, उसे कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। जैसे देखिए वायु, तो वायु में देखेंगे तो वायु में धूल के कण भी हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और अन्य गैसें भी हैं। अर्थात ये कई का मिक्सचर है, कई, इसीलिए कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। वायु एक पदार्थ है और वायु में धूल के कण भी शामिल हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और अन्य गैसें भी हैं।
अब नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%, ऑक्सीजन कितना है, 21%, और अन्य गैस जो है 1% है, और धूल के कण भी शामिल है। अर्थात इसमें कई चीज़ों का मिक्सचर, मतलब दो है या दो से अधिक, और वो सबके वायु के जो ऑक्सीजन का उसका अलग गुण है, नाइट्रोजन का अलग गुण है, जो अन्य गैस है उनके अलग गुण है, मतलब सभी के गुण भी भिन्न भिन्न है, प्रकृति भी भिन्न भिन्न है, तो ऐसे को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक, इसी प्रकार से जल को देखेंगे तो जल भी दो पदार्थों का मिक्सर है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी में बहुत सारे चीज़ शामिल हुए हैं। खनिज में भी कई चीज़ें, जब खनिज निकाला जाता है तो उसमें कई चीज़ शामिल रहता है, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। इस प्रकार से बहुत सारे हैं जिनको आप अशुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ मालूम हो गया। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो और सभी कण की रासायनिक प्रकृति सेम हो, समान हो। अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बना और सभी के जो रासायनिक प्रकृति हो वो भिन्न भिन्न हो। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है मिश्रण। क्या, मिश्रण सीखेंगे। इस अध्याय का मुख्य टॉपिक मिश्रण। मिश्रण किसे कहेंगे, वह पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर होता है, उसे मिश्रण कहते हैं। वह पदार्थ, कोई पदार्थ तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, निर्माण मतलब बनाना या तैयार करना, दो हो या दो से अधिक, जितना मर्जी कहे उतना ले लीजिए और आपस में मिला दीजिए, और मिलाने पर जो बनेगा उसको कहेंगे मिश्रण। क्या कहेंगे, मिश्रण। जैसे देखिए मैंने लिखा है बालू तथा नमक, जितना मर्जी कहे उतना बालू ले लीजिए, जितना मर्जी कहे उतना नमक ले लीजिए, मिला दीजिए, बन गया मिश्रण। जल में चीनी, ये भी मिश्रण है। जल ले लीजिए और चीनी ले लीजिए, दोनों मिला दीजिए, जो बनेगा वो मिश्रण होगा। ठीक, तो कोई हो, दो हो या दो से अधिक हो, दो हैं तब भी और दो से अधिक हैं तब भी, किसी भी अनुपात में, जितना मर्जी कहे उतना पानी, जितना मर्जी कहे उतना चीनी, जितना मर्जी कहे उतना बालू, जितना मर्जी कहे उतना नमक, और उनको आपस में मिलाएंगे और मिलाने पर जो तैयार होगा उसे मिश्रण कहा जाएगा। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर होता है, उसे कहते हैं मिश्रण। ठीक, अब जो मिश्रण होता है वो दो प्रकार का, ये बात समझना है। देखिए बालू और नमक को मिलाएंगे तो बालू और नमक आपको दिखाई देगा कि ये बालू है और ये नमक है, लेकिन जल और चीनी को जब मिलाएंगे तो ये दिखाई नहीं देगा कि इसमें जल मिलाया गया है या इसमें चीनी मिलाया गया है या नमक। तो ऐसे को क्या कहेंगे, इस मिश्रण को क्या कहेंगे और इस मिश्रण को क्या कहेंगे। तो इसलिए मिश्रण भी दो प्रकार के होता है, समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांगी और समांगी मिश्रण। अब इसमें जब देखिए जल में चीनी जब मिलाएंगे तो ये समांगी मिश्रण बनेगा, और विषमांगी मिश्रण बनेगा, बालू तथा नमक को मिलाएंगे तो विषमांगी मिश्रण होगा। तो अब इनको सीखेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है समांगी मिश्रण। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिश्रण दो प्रकार के, एक विषमांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण। तो अब समांगी मिश्रण सीखेंगे। समांगी मिश्रण क्या होता है, तो देखिए वह मिश्रण जिसमें समान संगठन होते हैं, मतलब जो संगठन, मतलब जिन चीजों को मिलाया गया है उनके संगठन समान हो, समान संगठन के होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी मिलाएंगे, जल में नमक मिलाइए, जल में कॉपर सल्फेट मिलाइए, जल में अल्कोहल मिलाइए आदि। अब देखिए जल और चीनी को मिला देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलेगा इसमें क्या क्या है। जल में नमक को मिलाएंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा, जल में कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे तब भी नहीं पता चलेगा, जल में अल्कोहल को मिलाएंगे तब भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसे मिश्रणों को, वह मिश्रण जिसमें समान संगठन होता है, समान संगठन होता है, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। दूसरा आपके सामने है विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसमें असमान संगठन, देखिए असमान संगठन मतलब आपको पता चलेगा, देखो बालू और नमक को मिलाओगे तो पता चलेगा बालू है ये नमक है, चीनी और नमक को मिलाओगे तभी पता चलेगा ये चीनी है ये नमक है, जल में तेल को मिलाओगे या तेल में जल को मिलाओगे तभी पता चलेगा ये जल है और ये तेल है। तो असमान संगठन, मिक्सर ना हो, मिले ना, एक दूसरे से स्पष्ट दिखाई दे, उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। समान संगठन होगा तो समांगी मिश्रण, असमान संगठन होगा तो विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक, इस प्रकार से अगला हेडिंग आपके सामने है विलयन। विलयन क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाइए और जो उनका समांगी मिश्रण बनेगा, क्या बनेगा, समांगी मिश्रण, उसको कहेंगे विलयन। जैसे नींबू पानी, सोडा पानी, नींबू और पानी को मिलाई से आप नींबू पानी तैयार कर रहे हैं तो उसमें चीनी डालेंगे,
पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, इस प्रकार से एक मिश्रण तैयार होगा जिसे हम कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे? विलयन। और वो मिश्रण होगा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण है तभी आप उसको विलयन कहेंगे, अन्यथा वो विलयन नहीं है। तो दो हो या दो से अधिक पदार्थ हो, उनको मिलाइए और मिलाने के बाद एक समांगी मिश्रण बन रहा है तो उसे कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे? विलयन। अब विलयन में दो मुख्य बिंदु पढ़ना है। विलयन दो प्रकार के होते हैं या विलयन के दो घटक होते हैं। देखिएगा, दो घटक, एक होता है विलायक, एक होता है विलय। एक विलायक और विलय। तो विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है देखेंगे थोड़ा। तो अब आप देखेंगे डियर फ्रेंड्स, विलायक क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ घुलता है उसे विलायक कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ घुलता है उसे विलायक कहते हैं। समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका पात्र है और इसमें है पानी। क्या है? पानी। अब इसमें आप डाल दिए चीनी। क्या डाल दिए? चीनी। तो बताओ कौन घुला? चीनी घुला। किसमें घुला? पानी में। तो पानी आपका हो गया विलायक और चीनी हो गया विलय। जिसमें कोई पदार्थ, वह पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जिसमें कोई पदार्थ घुलेगा उसे विलायक कहेंगे, और जो घुल जाएगा उसे विलय कहेंगे। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थों में घुल जाता है उसे विलय कहते हैं। विलय और विलायक, जो घुल जाए वो विलय और जिसमें घुले वो विलायक। ये आपको याद रखना है। इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं विलायक को कि वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसे विलायक कहेंगे, जो कम क्वांटिटी में होगा उसे विलय कहेंगे। क्योंकि कम वाला ही अधिक वाले में शामिल होगा, उस विलय होगा, मिलेगा। तो वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं, वह घटक जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं। ऐसा भी याद कर सकते हैं। या वह पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ घुलता है, जिसमें कोई पदार्थ घुल जाए जाने के बाद उसे कहेंगे विलायक, और जो घुले उसे कहेंगे विलय। ठीक, तो ये बातें आपको याद रखना है कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलय। विलायक किसे कहेंगे? वह पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी और पानी के विलयन में, चीनी और पानी के विलयन में पानी क्या है? विलायक है। क्योंकि चीनी में पानी घुलेगा नहीं, चीनी पानी में घुलेगा, ना कि पानी चीनी में घुलेगा। तो जिसमें जो घुलेगा, पानी में चीनी घुलेगा तो पानी आपका विलायक है। यहाँ देखिए, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थों में घुल जाता है, चीनी और पानी के विलयन में चीनी आपका विलय है, क्योंकि चीनी पानी में घुल जा रहा है। सरल भाषा में समझना चाहे तो वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होगा उसे विलायक, और वह घटक जिसकी मात्रा कम होगा उसे विलय कहेंगे। ठीक, अगला हेडिंग आपके सामने है विलयन की सांद्रता क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता किसे कहेंगे? विलय की घुली हुई मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जो विलय है उसकी घुली हुई मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा निकाल लेंगे, आपका विलयन की सांद्रता पता हो जाएगा। अगर सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करना हो तब ये लगाएंगे, सांद्रता मतलब विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100%। इस प्रकार से आप विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। विलय की घुली हुई मतलब जो विलय पदार्थ जितना वो घुल गया है वही विलयन की क्या है? सांद्रता है, उसे ही विलयन का सांद्रता कहते हैं। ठीक, आपके सामने अगला हेडिंग है डियर फ्रेंड्स विलयन के प्रकार। यहाँ देखेंगे विलयन के प्रकार। तो जो विलयन होता है वो निम्न प्रकार का होता है। कुछ मुख्य बिंदुओं को मैंने आपके सामने वर्णन किया है। विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है जलीय विलयन। क्या है? जलीय विलयन। देखिए, जलीय विलयन किसे कहेंगे? वह विलयन जिसमें जल विलायक हो, जल विलायक हो उसे जलीय विलयन कहेंगे। विलायक मैंने भी आपको बताया कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वही विलायक होगा, या जिसमें कोई पदार्थ घुलेगा उसे विलायक कहेंगे। तो जब जल विलायक होगा तो उसे जलीय विलयन कहते हैं। जैसे नमक और जल, नमक और जल का जब मिश्रण विलयन बनाएंगे, जब विलयन बनाएंगे तो नमक और जल में विलायक कौन है? जल। अर्थात नमक जो है जल में घुल जाएगा तो जल विलायक है, तो ऐसे विलयन को कहा जाएगा जलीय विलयन। क्या कहेंगे? जलीय विलयन। वह विलयन जिसमें जल विलायक हो उसे जलीय विलयन कहते हैं। ठीक, और डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला हेडिंग है दूसरा उसी विलयन के प्रकार में अजलीय विलयन। वह विलयन जिसमें जल विलायक नहीं होता, मतलब जल विलायक ना हो, कोई अन्य चीज विलायक हो, उसे कहेंगे अजलीय विलयन। क्या कहेंगे? अजलीय विलयन। जैसे नेफ्थलीन है और बेंजीन का घोल, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसमें देखिए जल नहीं है, तो जिसमें जल शामिल ना हो उसे कहेंगे अजलीय विलयन। मतलब जल विलायक ना हो, कोई अन्य चीज विलायक हो, उसे कहेंगे अजलीय विलयन। ठीक, अगला हेडिंग देखेंगे तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक हो।
ध्यान से समझिएगा, वह विलयन जिसमें जो विलायक हो, देखिएगा विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक हो, मतलब विलायक बहुत ज्यादा हो विलय बहुत कम हो, उसे कहेंगे तनु विलयन। ये तुन लिखा, ये तनु विलयन रहेगा, ठीक, तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलयन की तुलना में बहुत अधिक, मतलब विलायक बहुत ज्यादा हो विलय बहुत कम हो, उसे कहेंगे तनु विलयन। क्या कहेंगे? तनु विलयन, ठीक। अगला देखेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में कम या लगभग समान होता है। देखिएगा ध्यान से, विलायक की मात्रा विलय की तुलना में या कम रहे, मतलब अब की बार विलय ज्यादा रहे विलायक कम रहे, और या तो दोनों बराबर रहे लगभग समान होता है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। मतलब विलायक जितना हो उतना ही विलय हो, और दोनों को मिलाकर जो विलयन बनाया जाएगा उसे कहेंगे सांद्र विलयन। क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। और या तो विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से कम होनी चाहिए, ठीक। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें किसी दिए तापमान पर, कोई तापमान दिया हो और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकते, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब एक निश्चित ताप दे दिया जाए और उस ताप पर और कोई विलय पदार्थ उसमें डाला जाए तो वो ना घुल सके, उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? संतृप्त। ध्यान से समझिएगा, वह विलयन जिसमें किसी दिए तापमान, कोई तापमान दिया है और अधिक विलय पदार्थ ना घुल सकते, मतलब और अधिक ना घुल सके, उसे हम कहेंगे सांद्र विलयन, नहीं संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। उसके बाद आता है असंतृप्त विलयन। देखेंगे असंतृप्त विलयन। देखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम हो, मतलब संतृप्त से कम हो जाएगा तो उसे कहेंगे असंतृप्त विलयन। और लास्ट है विलयन के प्रकार में वास्तविक विलयन। वह विलयन जिसमें विलय के कण पूर्णतः विलायक में घुल जाते, जितने विलय हैं सब पूर्णतः पूर्ण रूप से विलायक में शामिल हो जाए तथा दिखाई नहीं देते, उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। इसे अति संतृप्त विलयन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, तो वास्तविक विलयन और अति संतृप्त विलयन एक ही होता है। वह विलयन जिसमें विलय के कण पूर्णतः विलायक में घुल जाए, मतलब कुछ ना बचे, उसे कहेंगे, और तथा दिखाई नहीं देते हैं, उसे वास्तविक विलयन या अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी, चीनी और पानी को मिलाएंगे तो चीनी जो है पानी पूर्ण रूप से घुल जाएगा, आपको कुछ नहीं बचेगा, तो ऐसे को कहते हैं वास्तविक विलयन। क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन, ठीक। डियर फ्रेंड्स, अगला हेडिंग आपके सामने है, देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है निलंबन। देखिएगा निलंबन है ये। अब निलंबन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को निलंबन कहते हैं। देखिए समांगी मिश्रण बनेगा तो उसे विलयन कहेंगे, और विषमांगी मिश्रण बनेगा तो उसे निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन। जैसे जल और बालू, जल और बालू को मिलाएंगे तो जल और बालू एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, बनेगा मिश्रण, लेकिन कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। आपको दूर से ही दिखाई देगा इसमें इस जल में बालू है। फिर पानी और तेल, पानी और तेल को मिलाएंगे तो पता चलेगा इसमें तेल शामिल है। इसी प्रकार से वायु और प्लस धूल के कण, तो आपको पता चलेगा कि वायु में धूल के कण शामिल हैं। तो ऐसे ऐसे विषमांगी मिश्रण को कहते हैं निलंबन। क्या कहेंगे? निलंबन, ठीक। दो या दो से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण, समांगी होगा तो विलयन, विषमांगी होता निलंबन, ठीक। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कोलाइडली, कोलाइडी या कोलाइडल या कोलाइडी विलयन, तीन नामों से इसको जानते हैं। इसको कोलाइडल, कोलाइडी और कोलाइडल, कोलाइडी, कोलाइड, तीन नामों से कह सकते हैं विलयन क्या होता है। वह विषमांगी मिश्रण जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, उसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। वह विषमांगी मिश्रण है, मतलब जो मिश्रण हो विषमांगी मिश्रण हो, लेकिन जो कणों का आकार हो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, उसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। जैसे दूध हो गया आपका, ये कोलाइडल विलयन है। शेविंग क्रीम हो गया, ये कोलाइडल विलयन है। ऐसे बहुत सारे चीजें जो कोलाइडल विलयन है। अब कोलाइडल विलयन जो है, कोलाइडल विलयन मुख्य रूप से दो अवस्थाओं से मिलकर बना होता है। दो अवस्था, एक होता है प्रक्षिप्त परावस्था और एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। कोलाइडल विलयन दो प्रमुख मुख्य अवस्थाओं से बना होता है। एक होता है प्रक्षिप्त परावस्था, एक होता है प्रक्षेपण परावस्था। तो इसको जानेंगे, प्रक्षिप्त परावस्था क्या और प्रक्षेपण परावस्था क्या है, ठीक। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अब अगला हेडिंग है प्रक्षिप्त परावस्था। जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रक्षिप्त परावस्था क्या होता है,
तो कोलाइडल विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे प्रक्षिप्त परावस्था कहते हैं। कोलाइडल विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे कहेंगे प्रक्षिप्त परावस्था। पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे कहेंगे प्रक्षिप्त परावस्था, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसे कहेंगे प्रक्षेपण माध्यम। क्या कहेंगे? प्रक्षेपण माध्यम। तो यदि आपसे कोई पूछे कि प्रक्षिप्त परावस्था किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि कोलाइडल विलयन में या कोलाइडी विलयन में या कोलाइड विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे प्रक्षिप्त परावस्था, और कोलाइडल विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या होता है? किसी एक पदार्थ या वस्तु के अपने वर्तमान रूप से बदल जाना परिवर्तन कहलाता है। किसी एक पदार्थ या वस्तु, कोई पदार्थ हो या वस्तु अपने वर्तमान रूप से बदल जाए। जैसे मान लीजिए एक पौधा है छोटा सा, ये है, आज ये ऐसा है, कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो इसकी साइज बढ़ जाएगी। या एक शिशु ले लीजिए, एक बच्चा, पहले देखेंगे छोटा, कुछ महीनों कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो उसमें वृद्धि होता रहेगा। तो कोई भी पदार्थ हो या वस्तु हो अपने वर्तमान मतलब आज जो है उससे कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद उसमें कोई बदलाव आ रहा है तो उसे आप कहेंगे परिवर्तन। परिवर्तन मीन्स होता है बदलाव। किसी एक पदार्थ या वस्तु के अपने वर्तमान मतलब आज जो देखें उसके अपेक्षा अगर अगले दिन कुछ चेंजिंग हो रहा है, कोई बदलाव हो रहा है तो उसे कहा जाएगा परिवर्तन। क्या कहा जाएगा? परिवर्तन। जैसे आपके सामने लिखा है, दूध से दही का बनना परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना परिवर्तन है, खाना पकाना परिवर्तन है, पौधों में वृद्धि परिवर्तन। जैसे दूध से पहले दूध था फिर दही बन गया। अब देखिए वर्तमान में पहले दूध, फिर कुछ समय बाद उसको कुछ दिनों के बाद देखेंगे वो दही बन गया। लोहे को पहले देखेंगे उस पर जंग नहीं लगा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। खाना पकाना पहले पका नहीं रहता, उसके बाद देखें कुछ समय बाद वो पक जाता है, अर्थात उसमें बदलाव आ जाता है पहले की स्थिति में, कहते हैं परिवर्तन। ठीक। अब देखेंगे जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। परिवर्तन दो प्रकार का, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है पदार्थों का ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पुनः पहले वाले अवस्था में पदार्थ का परिवर्तन किया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थों का ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद मतलब परिवर्तन हो गया है, पुनः फिर पहले वाले अवस्था में पदार्थों का परिवर्तन किया जाता है, फिर पहले उसको लाया जा सके, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब एक बार बदल गया फिर उसको बदल कर उस अवस्था में ले आओ तो उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ बन गया, अब बर्फ को चाहो तो जल में बदल सकते हो। ठीक। बर्फ, जल से बर्फ का बनना, बर्फ देखिएगा बर्फ बना, बर्फ को अगर फिर परिवर्तन कहा जैसे करना चाहे तो जल बन जाएगा, था जल से बर्फ, बर्फ से जल, तो ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। फिर अगला देखेंगे रबड़ का घटना बढ़ना। जैसे रबड़ है, रबड़ लिए उसको खींच लेंगे तो उसका परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, लेकिन उसको छोड़ देंगे पुनः फिर उसी अवस्था में आ जाएगा, तो उसको कहते हैं रबड़ का घटना बढ़ना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीय होना, लोहे का चुंबकीय होना, लोहे को अगर चुंबक के पास स्पर्श में ले जाएंगे तो चुंबकीय हो जाएगा, लेकिन फिर उसको हटा देंगे तो फिर उसको ही पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। फिर विद्युत बल्ब का दीप्त होना, मतलब विद्युत बल्ब लाइट में लगा हुआ, उसको ऑन करेंगे जलने लगेगा, ठीक है, उसके बाद उसको बंद कर देंगे पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा, तो ऐसे को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। मतलब परिवर्तन के बाद पुनः जैसे था उसी अवस्था में लाया जा सके तो उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक, आगे समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन पदार्थों का ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पुनः पहले वाले अवस्था में पदार्थों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह है कि जब एक बार पदार्थ बन गया, एक बार मान लीजिए जैसे था फिर दोबारा वो परिवर्तित हो गया, फिर अगर चाहो कि पहले जैसे था उसे ले आए तो ना हो, उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, अब दूध से दही बन गया, अब को दही से फिर दूध बना सके तो नहीं हो पाएगा, ऐसे को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। फिर पौधों में वृद्धि, कोई पौधा आप लगाए थे इतना छोटा सा था, कुछ वर्षों कुछ महीने के बाद देखिए इतना बड़ा हो गया, अब कहो कि पुनः फिर इसको इसी स्थिति में ले आए तो ऐसा संभव नहीं है, इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। फिर मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती को जला देंगे तो पहले कैसे था बाद में कैसा हो जाएगा, और फिर सोचे कि पुनः उसी स्थिति में ले आए तो नहीं ला पाएंगे। इसी प्रकार से लोहे में जंग लगना,
भोजन का पाचन, जो आप भोजन खाए हैं उसका पाचन हो गया, पुनः कहो कि जिस जिस अवस्था में पहले था उसी अवस्था में ले आए तो फिर नहीं आ पाएगा, ऐसे को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक बात सरल भाषा में समझें कि एक बार परिवर्तन हो गया फिर पुनः उस अवस्था में लाया जा सके तो भौतिक होगा, एक बार परिवर्तन हो गया पुनः उस अवस्था में ना लाया जा सके तो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने है शुद्ध पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। क्या होता है, तत्व और यौगिक। ठीक, तो अब आप तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तो तत्व के बारे में मैंने यहाँ आपके सामने लिखा हुआ कि वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एवं उसे किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले अवयवों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और ना ही उनसे बनाया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है एवं उसे किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न गुणों वाले अवयवों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और ना ही उनसे बनाया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए आपने एक लिया लोहा, ये लोहा लिया, अब ये जो लोहा है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। अब अगर इसको कहो कि हम तोड़ें किसी भी तरह से, चाहे तोड़ कर पिघला कर किसी भी तरह से अगर इसको आप विभाजित करेंगे तो जो इससे बनेगा, ये छोटे छोटे जो इसके कण निकलेंगे ये भी लोहे ही होंगे। क्या होंगे, लोहे ही होंगे। और अगर इनको मिलाकर फिर कोई अगर अन्य वस्तु बना रहे हैं तो वो भी लोहा का ही होगा, ये नहीं कि बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि तत्व उसे कहेंगे जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो और उसको जिस विधि से चाहो उस विधि से तोड़ो, पिघलाओ, कुछ भी करो, और उसके बाद जो उसके कण हो वो भी उनके सभी के गुण समान हो, अलग ना हो, और फिर उनसे बनाओ, जो भी बने वो भी उन्हीं के समान हो, सेम हो, जैसे हो, तो उसे कहेंगे तत्व। क्या कहेंगे, तत्व। ठीक, अब जैसे आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, आदि से बहुत सारे तत्व हैं जिनके बारे में आज विज्ञान में आप पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है और इसे किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भिन्न वाले गुणों में विभाजित नहीं कर सकते। विभाजित तो होगा लेकिन विभिन्न गुण वाले नहीं, सेम गुण वाले होंगे। और बनाया भी जाएगा तो बने भीगा तो सेम गुण वाला बनेगा, जैसे है वैसे ही बनेगा, उससे दूसरा पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। ऐसे पदार्थों को तत्व कहते हैं। ठीक, अगला हेडिंग देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला हेडिंग है यौगिक। यौगिक देखेंगे क्या है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन देखेंगे यौगिक क्या होता है। दो या दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं, यहाँ देखिएगा तत्व कह सकते हैं या परमाणु, दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा निर्मित पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं को निश्चित अनुपात में, मतलब किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा, रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनेगा उसे कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, दो हो या दो से अधिक। जल का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा। ये दोनों क्या है, तत्व हैं, और निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो दोनों ये रासायनिक संयोग करेंगे, उसके बाद जल बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कार्बन और ऑक्सीजन से होता है। साधारण नमक का निर्माण सोडियम और क्लोरीन से होता है। अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आदि से होता है। ठीक, तो जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व के परमाणु या तत्व आपस में मिले, निश्चित अनुपात में मिलेंगे और उनके द्वारा रासायनिक संयोग हो, फिर जो पदार्थ बनेगा उसे हम कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक। ठीक, अब ये कुछ एक्सरसाइज में दिए गए, अध्याय में दिए गए कुछ क्वेश्चंस जो पूछा गया था उनमें से कुछ लिया हूँ आपके सामने, देखेंगे। ब्राउनीगत किसे कहेंगे, ब्राउनीगत। किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गत को ब्राउनीगत कहते हैं। मतलब कोई तरल जैसे पानी है और उसके अंदर जो कण है वो ऐसे गत करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी से घूमेंगे, जो टेढ़ी मेढ़ी गत होती है उसी को कहा जाता है ब्राउनी गत। किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गत को ब्राउनी गत कहते हैं। ठीक, अगला शब्द आपके सामने है इमल्सन। इमल्सन देखेंगे क्या है, दो या दो से अधिक अघुलनशील द्रवों
नहीं सॉरी, द्रव पदार्थों से बने मिश्रण को इमल्सन कहते हैं। दो या दो से अधिक अघुलनशील, अघुलनशील मतलब जो आपस में ना घुले। दो ले लीजिए या दो से अधिक अघुलनशील द्रव ले लीजिए जो एक दूसरे में शामिल ना हो, घुले ना, जो मिश्रण बनेगा उसे इमल्सन कहेंगे। जैसे तेल ले लीजिए और पानी, दोनों मिलाएंगे तो ये अघुलनशील है। अघुलनशील मतलब ये आपस में नहीं मिलेंगे, दोनों द्रव है, तो इसे को कहा जाता है इमल्सन। क्या कहते हैं? इमल्सन। ठीक। और टिंडल प्रभाव क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, मतलब प्रकाश का बिखरना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव। ठीक। और अगला है एरोसोल। एरोसोल क्या है? सूक्ष्म ठोस कण अथवा तरल गोदों के हवा या किसी अन्य गैसों में कुलाडी विलयन को एरोसोल कहते हैं। सूक्ष्म ठोस कण हो अथवा तरल गोद हो, हवा या किसी अन्य गैसों में कुलाडी विलयन को क्या कहते हैं? एरोसोल। क्या कहते हैं? एरोसोल। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो मुख्य टॉपिक थे अध्याय 2 के, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, मैंने बताने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई हेडिंग, कोई टॉपिक छूट जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर आपको वीडियो अपलोड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और आज कहीं भी कोई बात समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं और आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।